गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसेबिलिटी एटिकेट्स के बारे में। अक्षमता शिष्टाचार अर्थात जब हम किसी भी दिव्यांग से या किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो अक्षम है उससे बात करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें बुरा भी ना लगे और हम उनसे अच्छे से संपर्क स्थापित कर पाएँ। इसमें लिखा होगा डिसेबिलिटी एटिकेट्स, इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस डीलिंग स्पेसिफिकली विद द पर्सन विद डिसेबल्ड टू अप्रोच। अर्थात किसी भी ऐसे व्यक्ति जो अक्षमता से ग्रसित है या किसी को किसी भी प्रकार की अक्षमता है उससे हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, उसके लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार हमें उससे बात करनी चाहिए ताकि उससे संपर्क स्थापित करने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो और उससे बात करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले क्या होना, यूज़ पर्सनस नेम रेदर देन एनी डिसेबल वर्ड। हमें उस इंसान का नाम लेके उससे बात करनी चाहिए, ना कि उसके लिए दिव्यांग या कोई भी डिसेबल कोई भी अक्षमता से संबंधित शब्द को यूज़ करना चाहिए। डू नॉट इंटरेक्ट थ्रू ए कंपेनियन। अर्थात जब भी हम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो दिव्यांग है या अक्षम है तो हमें डायरेक्ट उससे बात करनी चाहिए, किसी भी बीच में मीडिएटर को नहीं रखना चाहिए, किसी भी सहायक की सहायता नहीं लेनी चाहिए। देन शेक हैंड्स। जब भी हम किसी अक्षम व्यक्ति से बात करते हैं, दिव्यांग से बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उससे हैंड शेक करना चाहिए ताकि वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो सके। देन इन केस ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी ऑलवेज आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फर्स्ट। यदि किसी ऐसे इंसान से बात करें जो दृष्टिहीन है, जो अंधा है, तो सबसे पहले हमें खुद को उसको आइडेंटिफाई कराना चाहिए कि हम कौन हैं। हमें अपनी आइडेंटिटी उसके सामने रखनी चाहिए ताकि वो कंफर्ट हो सके हमसे बात करने में। देन नेक्स्ट, कन्वर्जेशन एट आई लेवल एंड अटेंटिव। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो संपर्क स्थापित करते समय उसके साथ। बहुत ध्यानपूर्वक संपर्क में आना चाहिए और जब भी हम बात करें तो आई टू आई कांटेक्ट करके बात करनी चाहिए जिससे वो कंफर्टेबल हो, उसको विश्वास हो सके ताकि वो हमसे अच्छे से संपर्क स्थापित कर सके। वेट अंटिल ऑफर्स फॉर हेल्प इज़ एक्सेप्टेड। हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक हम उसको जो हेल्प करने के लिए हमने ऑफ़र किया वो उसको एक्सेप्ट ना कर ले। जब तक आपके द्वारा दी जाने वाली सहायता अक्षम व्यक्ति स्वीकार ना कर ले तब तक आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। नेवर पैटर्नाइज द पीपल ऑन व्हील चेयर। व्हील चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति के व्यक्ति के पीठ पर, कंधे पर हाथ नहीं रखना चाहिए, उसके पीठ को थपथपाना नहीं चाहिए जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाए। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम किसी अक्षम व्यक्ति से बात करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं। नेवर लीन ऑफ व्हील चेयर। अर्थात जिस व्हील चेयर पर बैठे, कई बार ऐसा अक्षम व्यक्ति होता है जो व्हील चेयर पर बैठे होते तो हमें कई बार उनकी व्हील चेयर पर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं डालना चाहिए, उसके साथ झुकना नहीं चाहिए उसके ऊपर जिससे उसको अनकंफर्टेबल लगे, जिससे उसको दिक्कत हो। एड्रेसेस पर्सन विद डिसेबिलिटी एज एड्रेसेस टू अदर पीपल। अर्थात दिव्यांग व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार से संबोधित किया जाना चाहिए जैसे आप दूसरे लोग करते हैं। अर्थात जैसे हम एक नॉर्मल इंसान को संबोधित करते हैं वैसे ही हमें उस इंसान को भी संबोधित करना चाहिए जो दिव्यांग है या जो अक्षम है। देन ट्रीट एडल्ट एज एडल्ट। जो वयस्क व्यक्ति होता है जिससे हम मिलते हैं वो एक वयस्क व्यक्ति है तो हमें उसके साथ वयस्क की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं हो कि हम उसके साथ बचपने का व्यवहार कर रहे हैं या कुछ भी, तो हमें वयस्क की तरह ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। देन इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, जो इसके बारे में हम बात करेंगे, वो आ रहा है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ की क्या आवश्यकता है या क्या लाभ हैं, उनके क्या क्या लाभ वो उन बच्चों पर डालते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे इसमें, सबसे पहले क्या आएगा, फिजिकल इम्प्रूवमेंट। अर्थात कैसे कैसे शारीरिक सुधार आते हैं। सबसे पहले इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अर्थात और कंसंट्रेशन। अर्थात ये जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए फिजिकल एजुकेशन के लाभ हैं या फिजिकल एक्टिविटी के लाभ हैं, वैसे ही अक्षम व्यक्तियों के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी के और फिजिकल एजुकेशन के भी लाभ पड़ते हैं। बस ये होता है कि हमें उन फिजिकल एक्टिविटी को उन इंसानों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, रूपांतरित करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है इसके सुधार, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन। अर्थात उनके कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन, उनकी एकाग्रचिता में भी सुधार आता है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी शरीर की लचक बढ़ती है। इम्प्रूव स्ट्रेंथ, उनकी जो क्षमता होती है शारीरिक क्षमता उसमें सुधार होता है। इम्प्रूव एंड्योरेंस, उनकी जो सहन क्षमता है उसमें सुधार होता है। हृदय संबंधी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी, उनके जो हृदय संबंधी जो भी कार्य करने की क्षमता है उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार होना शुरू हो जाएगा।
लो रिस्क ऑफ ओबेसिटी, जैसे अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक सामान्य इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसको मोटापे से लड़ सकता है, मोटापे को से दूर रह सकता है। इसी तरह जो दिव्यांग बच्चा होता है वो भी, उसको भी ओबेसिटी का रिस्क बहुत कम रहता है, मोटापे से संभावना कम होती है उसके बॉडी पे। मेंटेन बोन डेंसिटी, हमारे जो अस्थियों का घनत्व है, उन अस्थियों के घनत्व को ये बनाए रखता है, बोन डेंसिटी को बनाए रखता है। बेटर ओवरऑल फिटनेस, इससे क्या होता है, जो दिव्यांग व्यक्ति है उसकी ओवरऑल फिटनेस मेंटेन रहती है, उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। देन सेकंड, मेंटल इम्प्रूवमेंट, मानसिक सुधार। क्या क्या मानसिक सुधार आते हैं इससे? इम्प्रूव मूड, एक जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जैसे एक सामान्य व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गुजरे, अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसका स्ट्रेस रिलीज होता है, उसका माइंड फ्रेश होता है, इसी तरह उसका मूड भी अच्छा होने लग जाता है। इसी तरह जो दिव्यांग व्यक्ति होती हैं, उनके दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए भी इम्प्रूव मूड, उनका मनोदशा में सुधार आता है। इम्प्रूव वेलनेस, उनकी जो सुयोग्यता होती है, जीवन जीने की शैली, किस तरह से वो सुयोग्य जीवन व्यतीत करते हैं, उसके जो वेलनेस होती है जीवन लाइफ की, वो भी इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन्स का सिग्नल किस तरह से बॉडी में ट्रांसमिट होता है, उनकी एफिशिएंसी, उसकी वर्किंग और अच्छी हो जाती है। रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, अवसाद और चिंता, यदि हमें किसी तरह की स्ट्रेस होती है, तनाव होती है, तो हम अगर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। इसी तरह जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये एक बेनिफिशियल ऑप्शन है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी से उनका जो एंजाइटी है, उनका तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है। देन थर्ड आता है इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम, अर्थात उनके जो आत्मसम्मान होता है, यदि वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो समाज से कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका एक आत्मसम्मान बढ़ता है, उनके आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है। स्वयं की क्षमता में जब उनकी बढ़ोतरी होगी, जब उन्हें लगेगा कि हम पहले से अच्छे हो रहे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका जो आत्मसम्मान है, उस आत्मसम्मान में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। देन नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल गेन्स, अर्थात सामाजिक क्या क्या लाभ होते हैं। न्यू एक्सपीरियंस, ऐसे इंसान को जब वो समाज से संपर्क में आता है तो उसको न्यू एक्सपीरियंस देख मिलते हैं, उनको नए अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाता है। न्यू फ्रेंडशिप, नए दोस्त बनते हैं, जब वो आपस में फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो नए लोगों से बातचीत करेंगे, जिससे उनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। फील ऑफ इंडिपेंडेंस, अर्थात उनमें आत्मनिर्भरता आती है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, आज़ादी का अनुभव करते हैं, आत्मनिर्भर होना शुरू हो जाते हैं। काउंटरिंग ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, दोषारोपण से बचना, कि समाज में हम किस तरह से जब कोई गलती होती है एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, तो वो क्या समझते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, हमें किस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए कौन उत्तरदायी है, किस चीज़ के लिए नहीं, तो उनको दोषारोपण की जो भावना होती है उससे भी लड़ने में उन्हें मदद मिलती है। देन गुड हेल्थ, उनका जो स्वास्थ्य होता है, ओवरऑल जो उनकी फिटनेस होती है वो अच्छी होती है, बीमारी से लड़ने की उनकी बॉडी की जो क्षमता होती है वो इम्प्रूव होना चाहिए, उनका इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं। तो एनहांस प्रोडक्टिविटी, अर्थात उनकी जो कार्यक्षमता है, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तो ये थे हमारे कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी के दिव्यांग बच्चों के लिए। नेक्स्ट